हेलो एवरीवन, सीएल क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की, जो यूपी बोर्ड के 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में मैंने सिंथेसिस को एकदम डीपली और ब्रीफली समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सिंथेसिस को लेकर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, सिंथेसिस कैसे करते हैं ये जानने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सिंथेसिस है क्या, आखिर किसे कहते हैं सिंथेसिस। क्योंकि कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम को भली भांति समझना ज़रूरी होता है। तो चलिए समझते हैं। व्हाट इज कॉल्ड सिंथेसिस? कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर देन टू सेंटेंस इनटू ए सिंगल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को एक सिंगल सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देवेंद्र सर इज़ ए ग्रेट टीचर, ही टीच मैथ। यहाँ आपके सामने दो सेंटेंसेज हैं। पहला है देवेंद्र सर इज़ ए ग्रेट टीचर और दूसरा है ही टीच मैथ। और यदि हम इन दोनों सेंटेंसेज का सिंथेसिस करें तो सिंथेसिस होगा देवेंद्र सर ए ग्रेट टीचर टीच मैथ। एक और एग्जांपल लेते हैं। देवेंद्र सर इज़ एट होम इन मैथ, ही टीच साइंस। देवेंद्र सर मैथ में एक्सपर्ट हैं और वो साइंस पढ़ाते हैं। अगर इन दोनों सेंटेंसेज का सिंथेसिस करें तो सिंथेसिस होगा देवेंद्र सर इज़ एट होम इन मैथ बट ही टीच साइंस। देवेंद्र सर मैथ में एक्सपर्ट है लेकिन वो साइंस पढ़ाते हैं। और एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं। देवेंद्र सर टीच मैथ, ही टीच साइंस। देवेंद्र सर मैथ पढ़ाते हैं और वो साइंस पढ़ाते हैं। अगर इन दोनों सेंटेंसेज की सिंथेसिस की जाए तो सिंथेसिस होगा देवेंद्र सर टीच मैथ एज वेल एज साइंस। देवेंद्र सर मैथ पढ़ाते हैं और इसके साथ ही वो साइंस भी पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंगल सेंटेंस बनाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंथेसिस। अगर बात आपके एग्जामिनेशन की करें तो आपके एग्जामिनेशन में टोटल 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1, कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। टाइप 2, कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और जो तीसरे तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। बट द क्वेश्चन इज हाउ डू नो विच वन इज सिंपल सेंटेंस, विच वन इज कंपाउंड सेंटेंस एंड विच वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है। अर्थात सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है या कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है आपके लिए कि आखिर ये होता क्या है, किसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और किसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा क्लॉज। क्लॉज क्या है, क्योंकि क्लॉज से ही सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। तो चलिए समझते हैं क्लॉज को। व्हाट इज कॉल्ड क्लॉज? क्लॉज ए सब्जेक्ट विथ ए फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। एक सब्जेक्ट जिसके साथ एक फाइनाइट वर्ब हो तो उसको एक साथ हम एक क्लॉज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
काजल वेंट टू मुंबई, काजल मुंबई गई। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो काजल है, और यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब है वो है वेंट। और इसको अगर एक साथ देखा जाए तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक क्लॉज है। और एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि जो एक क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस हो सकता है, लेकिन हर सेंटेंस में केवल एक ही क्लॉज हो ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि चला सब्जेक्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए इसे समझाने के लिए हम आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखते हैं। पहला है काजल वेंट टू मुंबई टू मीट हर फ्रेंड। दूसरा एग्जाम्पल है आई गो टू कटसेरा टू मीट माई फ्रेंड। और जो तीसरा एग्जाम्पल है आपके सामने सी गोज टू घुटवा टू मीट हर फ्रेंड। यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जो हमारा फाइनाइट वर्ब है वो है गो। लेकिन पहले सेंटेंस में गो को हम वेंट लिखे हैं, दूसरे सेंटेंस में गो को गो लिखे हैं, और तीसरे सेंटेंस में गो को हम गोज लिखे हैं। और वहीं अगर दूसरे वर्ब की बात करें तो टू मीट मीन्स मिलना। यहाँ देख पा रहे हैं कि तीनों सेंटेंस में मीट सेम रूप में है, यानी इसका जो फिगर है वो चेंज नहीं हुआ है। जबकि गो की बात करें तो ये तीनों सेंटेंस में अलग अलग रूप में है। यानी कहने का मतलब ये है कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपने फिगर को चेंज करता रहता है, तो ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जिसे आप मेन वर्ब भी या कुछ लोग हेड वर्ब भी कहते हैं। तो एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब या फाइनाइट वर्ब। कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग इसे फिनिट भी पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग इसे फाइनाइट, लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश है वहाँ पे इसे फाइनाइट ही पढ़ा जाता है। तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब इज इक्वल एक क्लॉज। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब को एक साथ हमें क्लॉज कहते हैं। और सेम डिफिनीशन है सेंटेंस का भी, क्योंकि एक सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट होता है और एटलीस्ट एक फाइनाइट वर्ब होता है। बस डिफरेंस दोनों के बीच ये होता है, जो क्लॉज होता है तो ये ज़रूरी नहीं कि हर क्लॉज का सेंस जो है वो मीनिंगफुल हो, मतलब उसका अर्थ क्लियर हो, लेकिन हर सेंटेंस का जो सेंस होता है वो क्लियर होना चाहिए। वो सेंटेंस मीनिंगफुल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्लॉज मीनिंगफुल हो। तो आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्लॉज मीनिंगफुल होता है, कौन सा क्लॉज मीनिंगफुल नहीं होता है। यानी कौन सा क्लॉज सेंटेंस बन सकता है और कौन सा क्लॉज सेंटेंस नहीं बन सकता है। इसे समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ क्लॉज समझना होगा, यानी क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए समझते हैं। अगर बात क्लॉज की करें तो क्लॉज जो होता है मेनली 2 तरह के होते हैं क्लॉज। एक जो पहला टाइप का होता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। और ऐसे क्लॉज जो होते हैं वो एक सिंपल सेंटेंस कहे जाते हैं। और जो दूसरे टाइप का क्लॉज होता है उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अर्थात एक ऐसा क्लॉज जो जिसका अर्थ क्लियर ना हो, जो अपने अर्थ को क्लियर करने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेड हो। फॉर एग्जाम्पल सी वॉच काजल। अगर इस क्लॉज की बात करें तो यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है। और हु वेंट टू मुंबई, जो मुंबई गई, अब पता नहीं कौन सी मुंबई गई, लेकिन अगर इस क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज सी वॉच काजल से कनेक्ट कर दें तो इसका अर्थ जो है मीनिंगफुल हो जाएगा। जैसे सी वॉच काजल हु वेंट टू मुंबई, वह काजल थी जो मुंबई गई। अब इसका अर्थ क्लियर हो गया। अर्थात ऐसे क्लॉज जिनका खुद का कोई मीनिंग्स हो या जिसका कोई खुद का कोई सेंस हो, जो सेंसफुल हो, जिसका अर्थ क्लियर हो, तो ऐसे क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। लेकिन ऐसे सभी क्लॉज जो अपने सेंस को क्लियर करने के लिए किसी प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेड हों तो ऐसे क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं कि जो एक सिंगल प्रिंसिपल क्लॉज होता है वही सिंपल सेंटेंस कहलाता है। यानी कोई भी अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें केवल एक ही सब्जेक्ट रहेगा और एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगा।
मतलब एक ही कर्ता रहेगा और एक ही क्रिया रहेगा। सेंटेंस यहाँ से लेके गोरखपुर जितना लंबा हो लेकिन उसमें कर्ता केवल एक ही रहेगा और केवल एक ही मेन वर्ब रहेगा। अर्थात आप समझ पा रहे होंगे कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस जिसमें एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अगर बात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की करें तो इसमें जो है एटलीस्ट एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दोनों मिलके एक सेंटेंस का निर्माण करें, तो ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। जैसा कि हम ऊपर एग्जाम्पल में बता चुके थे कि सी वॉज काजल, वो काजल थी, हु वेंट टू मुंबई। सी वॉज काजल एक प्रिंसिपल क्लॉज था और हु वेंट टू मुंबई यह एक सबऑर्डिनेट क्लॉज था, लेकिन दोनों को मिला के अगर हम सेंटेंस बनाए थे तो वो सेंटेंस था सी वॉज काजल हु वेंट टू मुंबई, तो यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। और अगर बात कंपाउंड सेंटेंस की करें तो कंपाउंड सेंटेंस में जितने भी क्लॉज होते हैं, चाहे एक हो, दो हो, चार हों, यानी दो या दो से अधिक क्लॉज से बना होता है और उसका हर एक क्लॉज एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, इसे हम कंजक्शन के क्लास में आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। अब इसे बनाते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब दो या दो से अधिक सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना तो बिल्कुल आसान है, इसे कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना लेते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना ये थोड़ी सी जटिल प्रोसेस होता है। तो इसको समझने के लिए हम जो क्लॉज होता है उसको और डीपली समझेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट वन प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है उसके और भी बहुत सारे रूप होते हैं। तो चलिए हम डीपली समझते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके तीन रूप होते हैं। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। और हम बारी बारी से वन बाय वन करके एक एक क्लॉज को अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं नाउन क्लॉज क्या है। द क्लॉज विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। जायज़ सी बात है, अगर ये नाउन क्लॉज है तो नाउन का ही तो पोजीशन लेगा। यानी एक ऐसा क्लॉज जो किसी नाउन के जगह पे प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे क्लॉज को हम नाउन क्लॉज कहते हैं। अगर नाउन क्लॉज की यूज की बात करें तो नाउन क्लॉज उन सभी जगह पे यूज किया जा सकता है, उन सभी जगहों पे यूज किया जा सकता है जहाँ पे एक नाउन का यूज होता है। तो सभी लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि एक सेंटेंस में नाउन 5 जगहों पे यूज किया जा सकता है। पहला सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, तीसरा कंप्लीमेंट के रूप में और चौथा जो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में और पांचवा जो है किसी नाउन के एपोजिशन के रूप में। तो चलिए एक एक करके हम अच्छी तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाउन क्लॉज को समझते हैं। यूज ऑफ नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम एग्जाम्पल रख रहे हैं आपके सामने। इट इज डाउटफुल। आप हमें ये फाइंड आउट करिए इसमें, इस सेंटेंस में, कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। तो आप पाएंगे कि यहाँ सब्जेक्ट है इट और यहाँ इसका फाइनाइट वर्ब जो है वो है इज। यहाँ पे अगर इट के जगह पे कोई भी क्लॉज रखा जाए तो वो क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि वो नाउन की जगह को कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, whether she is fit for the IPS officer is doubtful। वह एक IPS ऑफिसर के लिए फिट है, ये बात संदेहात्मक है। हमने पहले एग्जाम्पल के रूप में रखा था इट इज डाउटफुल, यानी यह संदेहात्मक है। तो यह जो है इट डिनोट कर रहा, तो इट के जगह पे हमने क्या संदेहात्मक है इसको क्लियर किया। तो हमने उस इट के जगह पे एक पूरा का पूरा क्लॉज रख दिया। तो वह क्लॉज जो एक नाउन के स्थान को कवर करता है उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। आई होप आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी टोल्ड ए स्टोरी।
आप हमें ये बताइए कि इस एग्जाम्पल में आपका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर इस सेंटेंस का एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि सी, यहाँ पे सी एक सब्जेक्ट है और टोल्ड एक फाइनाइट वर्ब है। और सी टोल्ड, उसने बताई, यानी क्या बताई, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है स्टोरी, यानी कहानी बताई। अगर हम इसमें अगर एक नाउन क्लॉज को यूज करें ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हमें स्टोरी के जगह पे एक क्लॉज रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सी टोल्ड दैट ही वुड कम, उसने बताई कि वह आएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सी टोल्ड तो हमारा वही पुराना वाला है, लेकिन ए स्टोरी का जो पोजीशन है उस पोजीशन को कवर एक क्लॉज ने कर लिया। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज एक नाउन क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में जो है काम कर रहा है। नाउन क्लॉज एज ए कंप्लीमेंट, दिस इज ए पेन, यहाँ पे जो ए पेन है वो एक कंप्लीमेंट है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि कंप्लीमेंट क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो चलिए बता देते हैं कि जो कंप्लीमेंट होता है वो हिंदी में से हम पूरक कहते हैं, यानी किसी सेंटेंस में जो अर्थ की पूर्ति करता है, मतलब जो सेंस को क्लियर करता है, यानी ऐसे वर्ड जो सेंस को क्लियर करने के लिए रखे जाते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम कंप्लीमेंट कहते हैं। यानी सीधे सीधे आप ये समझिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर वी वर्ब दिखे, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, उसके बाद जितने भी वर्ड लिखे जाते हैं सेंटेंस में वो सारे वर्ड आपके कंप्लीमेंट हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वी वर्ब है इज, और उसके बाद ए पेन, ये वर्ड जो हैं वो कंप्लीमेंट कहे जाएंगे। और इनके जगह पे अगर पूरा का पूरा हम क्लॉज रखते हैं तो वो क्लॉज जो है एक नाउन क्लॉज होगा जो कंप्लीमेंट का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट शी से, यह वही है वह जो कहती है। अब आपने देखा कि यहाँ पे दिस इज तो हमारा वही ऊपर वाला है, लेकिन ए पेन की जगह पे यानी कंप्लीमेंट की जगह पे हमने पूरा का पूरा व्हाट शी सेज यानी एक पूरा का पूरा क्लॉज रख दिया। तो ये क्लॉज जो है कंप्लीमेंट का काम कर रहा है और एक नाउन क्लॉज है। अगला है नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो हमारा जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के लिए भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन मी, यह मुझ पे निर्भर है। यहाँ ऑन का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है मी। अगर यहाँ मी के जगह पे कोई भी क्लॉज रखा जाता है तो वह इस ऑन प्रीपोजिशन का क्लॉज होगा और वह एक नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट डिपेंड्स ऑन हाउ ही वर्क्स, यह निर्भर है कि वो किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं मी के जगह पे हमने पूरा का पूरा एक क्लॉज रख दिया है, हाउ ही वर्क्स, कि वो कैसे काम करता है, ये निर्भर है। नाउन क्लॉज एज एन अपोजिशन टू ए नाउन, नाउन क्लॉज का प्रयोग अपोजिशन के रूप में भी किया जाता है एक नाउन के लिए। अगर बात अपोजिशन की करें तो अपोजिशन क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। मतलब किसी भी नाउन के लिए अगर कोई एडिशनल या एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है तो उसको हम कामा से सेपरेट करके उसके साइड में रख देते हैं, तो इसे हम अपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शांतनु सर ए ग्रेट टीचर टीच साइंस, शांतनु सर, अब यहाँ पे जो एक ग्रेट टीचर है वो शांतनु सर के बारे में एडिशनल जानकारी है, तो इसीलिए हम इसको एक कामा से सेपरेट करके इसके साइड में रख दिया और इसे ही हम अपोजिशन बोलते हैं। तो शांतनु सर ए ग्रेट टीचर टीच साइंस, शांतनु सर एक काफ़ी अच्छे टीचर हैं जो साइंस पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे एक ग्रेट टीचर के जगह पे हम कोई भी क्लॉज रखते हैं तो वो क्लॉज एक नाउन क्लॉज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द फैक्ट दैट शांतनु सर डज नॉट टीच वेल इज फॉल्स, वह फैक्ट कि शांतनु सर अच्छे नहीं पढ़ाते हैं यह गलत है। तो आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे एक ग्रेट टीचर था उसके पोजीशन पे हमने पूरा का पूरा क्लॉज रख दिया है कि शांतनु सर डज नॉट टीच वेल। तो ये क्लॉज जो है आपका एक नाउन क्लॉज है जो अपोजिशन के रूप में काम कर रहा है एक नाउन के लिए। और आगे जो दूसरी तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन एडजेक्टिव एंड रिस्ट्रिक्ट्स
ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्लॉज उस क्लॉज को कहते हैं जो एक एडजेक्टिव की भांति यूज किया जाता है और किसी नाउन या प्रोनाउन को वो डिफाइन करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब उसको क्वालिफाई करता है। अर्थात आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वह क्लॉज जो एडजेक्टिव की भांति प्रयोग होकर के किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण धर्म दोष को बताता है, तो ऐसे क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। यहाँ आपके लिए नोटिस करने वाली बात यह है कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब से स्टार्ट होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो हु, विच, दैट या एडवर्ब वेयर, वाई, वेन, हाउ, ईटीसी जैसे वर्ड से स्टार्ट होता है। यानी कोई भी एडजेक्टिव क्लॉज है तो उस क्लॉज का स्टार्टिंग हु, विच, दैट या एडवर्ब वेयर, वाई, वेन, हाउ, ईटीसी वर्ड से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, द मैन दैट यू सॉ यस्टरडे इज माई फ्रेंड, यानी वो आदमी जिसे आपने कल देखा वो मेरा मित्र है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दैट यू सॉ यस्टरडे यह एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो देख रहे हैं आप इसकी स्टार्टिंग दैट से हुई है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह एक एडजेक्टिव क्लॉज है। और एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर आई टीच हिम, यह वह जगह है जहाँ पे मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि वेयर आई टीच हिम, यानी इस जो आई टीच हिम जो क्लॉज है उसकी स्टार्टिंग की बात करें तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पे ये वेयर से स्टार्ट हुआ है, वेयर एक एडवर्ब है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह एक एडजेक्टिव क्लॉज है। एक और नोटिस करने वाली बात आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, कुछ ऐसे भी सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं जिसकी स्टार्टिंग बट से होती है। वहाँ बट का मतलब होता है हु डज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नॉट ए स्टूडेंट बट वांट टू स्टडी, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ बट का मतलब है हु डज नॉट। और वहीं आगे और एक पॉइंट देखा जाए तो कई बार ये होता है कि जहाँ पे हम हु लिखते हैं वहाँ उसके जगह पे एज होता है, और ऐसा तब होता है जब किसी सेंटेंस में सच या द सेम शब्द का प्रयोग किया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सेम बॉय एज अब्यूज्ड हर स्टडी, यह वही लड़का है जिसने उसे कल गाली दिया। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एज जो है एज हु का काम कर रहा है। और इस तरह से जो हमारा लास्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसे हम कहते हैं, जो तीसरे तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं? द क्लॉज विच इज यूज इन प्लेस ऑफ एन एडवर्ब, यानी एक ऐसा क्लॉज जो एक एडवर्ब की जगह पे यूज किया जाता है उसको हम एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। और एक पते की बात आपको बता देते हैं कि कोई भी एडवर्ब क्लॉज हमेशा एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है इसे हम कंजक्शन की वीडियो सेशन में अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, लेकिन अभी जो सामने है उसको क्लियर करते हैं। तो जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है और हमेशा अपने से पहले प्रयुक्त जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसके वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रैन सो फास्ट दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हिम, वह इतना तेज से दौड़ा कि मैं उसे ओवरटेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हिम, ये पूरा का पूरा क्लॉज जो होता है पहले प्रयुक्त जो क्लॉज है ही रैन, इसके वर्ब को जो है क्वालिफाई कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज वाइजर देन आई थिंक्स, वह उससे ज़्यादा तेज है जितना कि मैं सोचता था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देन आई थिंक ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है पहले क्लॉज के एडजेक्टिव वाइजर को क्वालिफाई कर रहा है। तो गाइज, सिंथेसिस के रूप में ये था मेरा पहला वीडियो सेशन। अगर इसमें से आपको एक भी वर्ड समझ में आया ना तो मैं ये समझूंगा कि मेरा ये वीडियो जो है सार्थक सिद्ध हुआ। और मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।